अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स। यानी कि इस वीडियो में हम मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक सब पर पिछली वीडियोज़ में बात करते आ रहे हैं। देखते जाएँ। तो ये 20 वीडियो है, 21 स्टार्ट हो रही है। तो आज की हमारे पास वीडियो है 28 है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अब हमने मुख्तलिफ ऑपरेटर लेने हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन ऑपरेटर को, हैमिल्टन ऑपरेटर को, ये ए ऑपरेटर को और ए डैगर ऑपरेटर को। या इस दोनों को हम लेडर ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको हम लोरिंग ऑपरेटर भी कहते हैं या एनिहिलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको हम रेजिंग ऑपरेटर या क्रिएशन ऑपरेटर भी कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम लेडर ऑपरेटर भी कहते हैं। इन चार जो हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं, इनके हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एन ऑपरेटर। अच्छा, ये एन किसके इक्वल होता है? ये इसके इक्वल होता है। खैर यहाँ ये स्मॉल ही होगी वैल्यू, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने इस वैल्यू को यूज़ किया हुआ है, इसके इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एन है, इसका हमने क्या निकालना चाह रहे हैं? मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास ये ऑपरेटर है, इसको हम आइगन स्टेट पर जो हमारे पास स्मॉल एन है इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये हमारे पास ऑपरेटर है। ये हमारे पास क्या है? ये देख, चूंकि हमारे पास सेम स्टेट आ रही है इसलिए हमारे पास ये क्या हो गई है? आइगन स्टेट हो गई है। ओके, और ये ऑपरेटर हो गया और हमारे पास ये आइगन वैल्यू हो गई है। बुक पर इसको 1.4.130 का नाम दिया गया है इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को हमने पिछली वीडियो में यूज़ भी किया हुआ है। यानी कि जब हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर निकाला था उस वहाँ हमने ये फार्मूला देखा था। ओके, तो ये मेरे पास है। इसके साथ हमने सिंपल क्या किया है? मल्टीपल कर दिया हो, कोई बात नहीं इसमें की है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ? विद बड़ा एन, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर हम डैश डाल देंगे। इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी। तो जब इधर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फॉर्म आ जाएगी। और जब हम इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फॉर्म आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास है ये वाली एक टर्म है, ये किसकी इक्वल हो रही है? क्रोनिकल डेल्टा के। सॉरी, ये 1 की इक्वल नहीं होंगे। अगर ये 1 की इक्वल उस वक्त होंगे जब हमारे पास ये इस तरह होंगे, तब इसकी वैल्यू को हम 1 की इक्वल पुट करेंगे। या फिर ये भी डैश पे हो, ये भी डैश पे हो, एक कैट में हो एक बुरा में, तब हम उसकी वैल्यू 1 की इक्वल लिखते हैं। ओके, ये तो हमें सिंपल सा रूल पता होना चाहिए। क्योंकि इधर क्या है? कैट है, इधर कैट बरा तो है। एक कंडीशन तो पाई जा रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है? कि ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। अब इसको हम लिखते हैं क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में। तो जब इसको क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास इसको हम इस तरह लिखेंगे। ओके, ये है। अब हमारे पास जो हमारे पास ये वाला है ना, ये वाला, ये किसकी इक्वल है? कि अगर हमारे पास सपोज करें हमारे पास अगर एम इज सॉरी एम नहीं, एन इक्वल है एन डैश के, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। और अगर हमारे पास एन नहीं है इक्वल इस एन डैश के, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, तो अब इस क्रोनिकल डाटा को इस्तेमाल करते हुए हम मैट्रिक्स फॉर्म आसानी लिख सकते हैं। वो किस तरह लिख सकते हैं? अब आइए देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अब जो हमारे पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, किसकी हमें फाइंड करना चाह रहे हैं? एन की। एन हमारे पास ऑपरेटर है, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म लिखना चाह रहे हैं ऐसे। अब जो यहाँ मेन और बुनियादी चीज़ है वो हमारे पास ये वाली है, ये। ओके, इसको अगेन इधर लिख देता हूँ। ये है हमारे पास मेन चीज़। ओके, इस यानी एक तरह का हमारे पास थर्मोमीटर है, एक हमारे पास ये डिवाइस है, कैलकुलेटर है हमारे पास। ओके, अब हम इसकी मदद से यहाँ इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। यानी कि मैं यहाँ जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ओके, यहाँ 0 आएगा इसका आंसर, तो यहाँ 1 आएगा,
तो मेरे पास यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 एंड सो ऑन, ये काम चलता जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब यहाँ देखें कि यहाँ 0 क्यों हुआ। अब यहाँ जो अच्छा इधर जो मेन बात मैं बताने लगा हूँ वो ये देखें कि है सिंपल सी है, लेकिन यहाँ काफ़ी गलती हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, ये वाली, इसको क्या नाम देते हैं हम, ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड रो है। ओके, ये हमारे पास क्या है, थर्ड रो है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है। ओके, और ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है। अब इधर जो मेरे पास ये फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले में जो मेरे पास एन है वो किसको शो कर रहा है, रो को, और जो एन डैश है वो कॉलम को शो कर रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए ये पहला टर्म है, पहली बार ये है इसमें इसमें हमारे पास ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ओके, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, 0 0 वैल्यू होगी। यानी कि मैं ये अच्छा मैं फार्मूला इधर लिखने लगा हूँ, ये देखें कि 0 0 है, इधर 0 पुट किया, इधर 0 पुट किया, तो वो इधर इधर 0 पुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ 0 कैसे आया कि रो फर्स्ट है, कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है। सॉरी इस यहाँ गलती है कि ये 0 रो है हमारे पास, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। ओके, 0 फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड, सॉरी फर्स्ट 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो अब इस केस में देखें कि हमारे पास जो रो था वो भी 0 था और जो कॉलम है वो भी 0 था, तो इस वजह से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये इसमें देखें, इस यहाँ 0 क्या क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखें जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रो है वो तो है 0, लेकिन हमारे पास क्या है, कॉलम 1 है, तो इसकी वैल्यू इधर पुट करें कि जो हमारे पास पहले इसको हम लेते हैं, कॉलम क्या है, 1 है हमारे पास, और रो हमारे पास क्या है, 0 है, और बाहर क्या है हमारे पास, जो ये हाँ वही हमारे पास बाहर आएगा, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। यानी कि इसको आप यहाँ पुट कर दें कि यहाँ देखें हमारे पास क्या है, 0 रो है, फर्स्ट कॉलम है, क्योंकि एन डैश इक्वल नहीं है तो आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखें 0 रो है और सेकंड कॉलम है, तो अब यहाँ भी एन डैश इक्वल नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि अब इसकी अगर वैल्यू इधर पुट करें कि ये देखें, ये मेरे पास है इस केस में कि हमारे पास क्या है, 0 रो है हमारे पास और कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है, और ये हमारे पास जो यहाँ होगा वही वही यहाँ होगा, तो ये इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। या आप या इससे देख लें आंसर, या फिर यहाँ से देख लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, इस यहाँ आते हैं, अब हमारे पास क्या है, सेकंड फर्स्ट रो है और 0 कॉलम है, फर्स्ट रो है 0 कॉलम है, तो यहाँ क्या आएगा, एन हमारे पास क्या होगा, एन हमारे पास होगा फर्स्ट होगा और कॉलम क्या होगा हमारे पास, 0। अब यहाँ देखें जो मेरे पास ये एन डैश है, तो एन एन के डैश इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल नहीं है, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। या इसको अगर इधर चेक करना है तो इधर पुट करें, यहाँ वैल्यू करें पुट, तो एन की वैल्यू क्या है, 1 है, एन डैश की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, एन है, तो ये फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आप दोनों तरीकों से देख सकते हैं, इस फार्मूले की मदद से देख सकते हैं, या जो हमने क्रॉनिकल डाटा लिखा है इसकी मदद से। तो ये अगर क्रॉनिकल डाटा की मदद से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इजी रहेगा। ओके, अब ये देखो फर्स्ट क्यों आया है, ये हमारा जो फर्स्ट है। अब यहाँ देखें ये फर्स्ट क्या है, रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, यानी कि इधर हमारे पास जो एन है वो भी 1 हो चुका है और एन डैश 1 भी हो चुका है, तो लिहाजा जब एन डैश इक्वल हो जाए तो हमारे पास आंसर 1 आता है, तो ये हमने लिख लिया। ओके, अब याद देखिए ये 2 कैसे आया। अब ये देखिए ये 2 क्या है, ये 0 रो फर्स्ट रो सेकंड रो, ये सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है। इसका मतलब हो गया एन भी 2 है और एन डैश भी 2 है। ये रो को शो कर रहा है, ये कॉलम को शो कर रहा है,
तो 2 है, तो n डैश की इक्वल है, तो इसका मतलब कोई आंसर 1 आएगा, तो हमारे पास ये हमारे पास 2 इधर आ जाएगा। यानी कि 2 कैसे आया, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करें। मैं दोबारा लिख रहा हूँ फार्मूला कि ये मेरे पास फार्मूला है, इधर वैल्यू पुट करें 2 2 2 2। ओके, यानी कि ये 2 एन किसको शो कर रहा है, रो को, ये एन किसको शो कर रहा है, कॉलम को। जो यहाँ होगा वैल्यू वो वही हमारे पास यहाँ होगी। अब ये देखिए सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ये बार 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और यही हमने इधर लिखा हुआ है। ओके हो गया। तो ये देखें, अब ये 1 क्यों लिखा, क्योंकि इधर हमारे पास जो n वो n डैश की इक्वल है, और ये हम क्रोनिकल डाटा के मुताबिक जानते हैं वो 1 के इक्वल होता है। यस, इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें, क्योंकि जो हमारे पास स्टेट है वो सेम ही है। अगर एक ही स्टेट में हमारे पास कैट और बरा आ जाए तो उसको हम इक्वल कर सकते हैं मान के। यानी कि देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एम स्टेट है, इस एम स्टेट का अगर हमारे पास एक कैट है और इसी एम स्टेट का हमारे पास एक बरा है, जब इन दोनों को हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस जो फर्स्ट ऑपरेटर इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड ऑपरेटर है। अब सेकंड ऑपरेटर क्या है, हमारे पास हैमिल्टोनियन है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हैमिल्टोनियन है, इसको हम फिर जो काम ऊपर किया था कि जो एन ऑपरेटर इसको हमने इस पर अप्लाई किया था, तो इस सिमिलर हम इसको इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास आंसर आएगा 1 n प्लस 1/2 इच कट w, और ये हमारे पास आंसर आएगा। अब ये आंसर कहाँ से आया, इसको भी हमने जब हमने सेकंड, ये देखिए ना, बी पार्ट वीडियो नंबर 27 का बी पार्ट स्टडी किया था, उसमें हमने इस इक्वेशन को डिस्कस किया था, बल्कि प्रूव भी किया था इस इक्वेशन को। अब वही काम है, सेम टू सेम क्यों करना है। अब हम इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद एन ब्रा के साथ, एन डैश ब्रा के साथ। अच्छा, आप यहाँ याद रखिएगा कि जो एन डैश है इसको आप इक्वल कर सकते हैं एम की। ओके, अभी तो एम भी लिख सकते हैं सिंपल। ओके, लेकिन चूंकि हमने बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो बुक में इसको एन डैश से शो किया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरह, और इसको यहाँ करेंगे तो हमारे पास ये जो मेरे पास है ये वैसे की वैसी ही रहेगी, और ये इसको जो मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। अब ये देखें हमारे पास इधर क्रोनिकल डेल्टा है। ओके, तो अब इसका जो हमारे पास फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म, वो हम लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर हम बाद में देखते हैं इसका क्यों आया ऐसे। मेरे पास ऐसे है, तो 0 0 फिर 0, और इसका फिर आंसर आ जाएगा हमारे पास इस तरह। ओके, तो अगर आप फिर मज़ीद करना चाहते हैं तो मज़ीद कर लें, यानी कि फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7 2 इस तरह आ जाएगा। फिर यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह आया। सबसे पहले देखें कि मेरे पास क्या है, 0 रो है और 0 कॉलम है हमारे पास। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 0 की और 0 की, ये दोनों इक्वल है, एक ही स्टेट में है, तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी 0 को पुट करेंगे, तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सिर्फ ये टर्म बढ़ जाएगी, और यही हमने तो लिखी है। ओके, तो अब यहाँ 0 कैसे हुआ, यहाँ 0 इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो है रो तो हमारे पास 0 है, लेकिन कॉलम फर्स्ट हो चुका है। तो क्या हुआ, एन हमारे पास क्या हो चुका है, 0 है, लेकिन एन डैश हमारे पास क्या है, 1 है, तो एन एन डैश की इक्वल नहीं है। तो जब ये एन एन डैश की इक्वल नहीं है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 को इसके साथ मुकम्मल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी 0 ही आएगा। सिमिलरली इधर हमारे पास एन या जो हमारे पास रो है वो 0 ही है, लेकिन हमारे पास जो कॉलम है वो हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम है, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है हमारे पास। ओके, तो ये भी इक्वल नहीं है तो आंसर 0। तो यहाँ पे रो क्या है, हमारे पास 0 है,
और कॉलम क्या हमारे पास थर्ड है, तो यहाँ भी एन की इक्वल एन डैश की इक्वल नहीं है, आंसर जीरो है। जब इस आंसर जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर फिर जीरो आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखें, यहाँ जीरो क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो रो है यानी कि जो हमारे पास एन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वन है, लेकिन जो हमारे पास कॉलम है वो जीरो है, जीरो कॉलम है हमारे पास ये वाला। ओके, तो अब ये इक्वल नहीं है तो फिर भी इसका आंसर जीरो आएगा। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास रो है वो क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही हमारे पास कॉलम है, यानी कि ये एन एन डैश इक्वल हो गया एक दूसरे के। जब ये एन एन डैश इक्वल हो जाएगा, आंसर वन वन आ जाएगा, तो यही आंसर हमने वहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो इसका आंसर वन आ गया। तो अब क्या पुट किया, इधर हमारे पास एन इक्वल वन है तो यही वन इधर पुट करेंगे, इधर वन पुट किया तो हमारे पास ये बाहर है, तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री बाई ये, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं थ्री एच काट डब्ल्यू यानी कि ओमेगा ओवर टू, तो यही आंसर हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये कहाँ है, तो बाकी ये जीरो जीरो क्यों आ रही हैं, जो ये वाली जीरो है, ये वाली जीरो, या फिर ये वाली ये जीरो क्यों आ रही हैं, क्योंकि इधर एन और एन डैश इक्वल नहीं है। अब यहाँ देखें यहाँ कैसे हुआ, ये क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब ये थर्ड रो है यानी कि हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, थ्री है, और थर्ड ही कॉलम है जीरो कॉलम, सॉरी ये हमारे पास टू है, अल्लाह के बंदो, ये हमारे पास देखिए ना, ये हमारे पास क्या है, जीरो रो है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ओके, ये हमारे पास एन की वैल्यू जीरो आ गई, टू आ गई। सिमिलरली हमारे पास जीरो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है और सेकंड ही कॉलम यानी कि एन डैश भी हमारे पास जीरो टू है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब ये आंसर इसका वन हो गया। तो अब एन की जो हमारे पास ये है, एन की वैल्यू ये वाली जो हमारे पास, इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो एन है, तो आगे क्या है, वन प्लस टू है, तो इधर हम पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा नहीं फाइव, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हर मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसीलिए, तो यही हमने लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ यहाँ जीरो की आई, क्योंकि जीरो की इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास जो एन है वो टू ही है, सेकंड रो है, जीरो रो फर्स्ट रो सेकंड रो, लेकिन जो हमारे पास कॉलम है क्या है, थर्ड कॉलम है, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, जीरो जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है, यानी कि एन डैश की वैल्यू थ्री आ गई है। अब ये टू थ्री की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये भी इसका आंसर जीरो आ जाएगा। जब ये जीरो आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर जीरो आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, तो इस तरह ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है, इसी तरह हमारे पास ये काम चलता जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास दो हो गए। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ है। थर्ड हमारे पास ये है, इसको हम लोअरिंग ऑपरेटर या फिर एनिहाइशन ऑपरेटर का भी नाम देते हैं, और इसको हम रेजिंग ऑपरेटर या क्रिएशन ऑपरेटर का नाम देते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम लैडर ऑपरेटर का नाम देते हैं। ओके, क्योंकि इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। वही सेम काम है, कोई मुश्किल नहीं है, बार बार वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। यानी कि जब हमारे पास, अब हम थर्ड के लिए देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, एनालिसिस ऑपरेटर है, या इसको हम लोडिंग ऑपरेटर कहते हैं। जब इसको हम आगे स्टेट एम पर अप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आएगा, ये वाला आंसर आएगा। अब ये आंसर कैसे आया, क्यों आया, इसको भी हमने पिछली वीडियोज़ में देखा हुआ है। ओके, कि ये हमारे पास जो होता है, एक जो स्टेप होता है एनर्जी को लोअर कर देता है टोटल एनर्जी में से, यानी कि मैं काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। ये देखें जो हमारे पास है वीडियो नंबर 27, इसमें हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर को जब डिस्कस किया था, इनके तीन पार्ट्स को जब डिस्कस किया था, तो इन तीनों पार्ट में स्पेशल इस पार्ट में हमने ये देखें इसको ब्रीफली से डिस्कस किया हुआ है, इन तीन ऑपरेटर्स को। ओके, लोडिंग ऑपरेटर को, रेजिंग ऑपरेटर को और एन ऑपरेटर को। ओके, और जो हमारे पास एन ऑपरेटर है, इसको हम नंबर ऑपरेटर का भी नाम देते हैं या ऑक्यूपेशन ऑपरेटर का भी नाम देते हैं। खैर ये हमारे पास इक्वेशन है। अच्छा, बुक पर जो इस इक्वेशन गया है वो आई थिंक 4.143 है। ओके, तो अब ये मेरे पास फॉर्म आ चुकी है। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास
इसको क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे कि इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद, वही सेम काम है, एन बरा के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो मेरे पास ये इस तरह बन जाएगा। इसको जब सॉरी इसके साथ इसके साथ करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर ये आ जाएगा -1। अब यहाँ तवज्जो कीजिएगा कि लास्ट जब दो हम ऑपरेटर देखे थे वहाँ क्या था, इधर एन था, एन डैश था और इधर एन था, सिंपल। लेकिन यहाँ क्या है, अब इधर n-1 भी आ गया है और साथ में हमारे पास ये n भी आ गया है। यानी कि ये देखें ना कि जब हमने इस केस को देखा था n ऑपरेटर को, यानी कि नंबर ऑपरेटर को देखा था या फिर हैमिल्टोनियन को देखा था, तो हमारे पास क्या आया था कि जो हमारे पास था ये सिर्फ क्रोनिकल डेल्टा में हमारे पास n डैश आता था। अब यहाँ देखें हमारे पास क्या है, क्रोनिकल डेल्टा में इधर हमारे पास n डैश है और इधर n की बजाय n भी आया और साथ -1 भी हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने लोअरिंग ऑपरेटर लिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर या एनहेलेशन ऑपरेटर, तो हमारे पास ये भी है। वही सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया है कि देखें। अच्छा, जो चूंकि हम ये ऑपरेटर ले रहे हैं लोअरिंग ऑपरेटर, तो इसको फिर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इस फॉर्म में लिखेंगे जो ये है। ये किसको शो करता है, मैट्रिक्स को शो करता है, बराबर नहीं लिखेंगे इधर। तो अब देखें ये है, तो अब इसकी जो वैल्यूज है उनको मैं पहले डायरेक्ट लिख लूँ ताकि बाद में समझना आसान हो हमारे लिए। तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा। अब ज़ीरो और ये भी ज़ीरो और यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यह हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ओके, तो इसको आप मज़ीद इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले देखें कि एक और बात, वो बात ये है कि जब हमने पहले दो ऑपरेटर को लिए मैट्रिक्स फॉर्म लिखा था, इसका जो आंसर आया था वो हमारे पास किस में आया था, डायगोनल की फॉर्म में, डायगोनल की। ओके, ये देखें इसकी फॉर्म में आया था और जो इर्द गिर्द वाले थे वो सब के जीरो थे। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास डायगोनल है, हमारे पास यह वो डायगोनल जीरो है। अब इसका जो आंसर आएगा वो नॉन डायगोनल में आएगा, इन दोनों का, इन दोनों ऑपरेटर का। ओके, ये याद रखिएगा। अब देखें कि जब मेरे पास ये है, ये क्या है, जीरो रो है, जीरो ही कॉलम है, यानी कि एन की वैल्यू और रो की वैल्यू भी जीरो है और एन डैश की वैल्यू भी क्या हमारे पास जीरो है। अब यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है कि इधर पुट कर लें, इधर पुट कर लें। ये देखें एन की वैल्यू, एन ज़ीरो है, ज़ीरो पुट कर दिया, तो एन डैश है तो वो भी ज़ीरो पुट कर दिया हमने, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास जो ये वन कैसे आया कि जब हमने रो क्या है हमारे पास, रो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो कॉलम क्या है हमारे पास, वन है, तो ये हमने लिखा हुआ है। लेकिन हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है, वो छोटी गलती बड़ी भी हो सकती है कि ये एन डैश ऊपर आना था, ये सिंपल एन ही रहना था। ओके, जो ये हमने इधर गलती किया है, ये सिर्फ ये आप दुरुस्त कर लीजिएगा कि एन डैश ऊपर आना है। यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ, जो एन डैश है वो शो करता है रो को और जो एन है वो कॉलम को शो करता है। ओके, तो यहाँ देखिए एन डैश क्या नीचे है, ये ऊपर आएगा, तो ये एन नीचे है तो ये भी ऊपर आएगा, ये नीचे है तो ये भी ऊपर आएगा। सिमिलरली जो हमने इधर देखा था इस केस में, तो वही हमारे पास है। ओके, तो अब इधर हमारे पास जो एन डैश है वो ऊपर आएगा, एन डैश, अब एन को क्या है हमारे पास, वो रो है, तो ज़ीरो रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो अब वैल्यू पुट करें। जो एन डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़ीरो, इधर ज़ीरो पुट कर दी। अब एन की वैल्यू क्या है, वन, तो एन की वैल्यू इधर पुट किया तो 1 0 1, तो इसका भी आंसर ज़ीरो आ गया, इसका भी ज़ीरो आ गया, यानी कि ज़ीरो ज़ीरो हो गया, तो ये मेरे पास टर्म बन जाएगी वन की इक्वल। तो एन क्या है हमारे पास, वन है, तो इधर वन पुट करने के पास ये वाला वन आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ देखें इस केस में क्या है, एन डैश हमारे पास क्या है, ज़ीरो ही है, फर्स्ट रो है, लेकिन हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम है, कॉलम क्या है, टू है। अब यहाँ देखें कि एन एन डैश की इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आंसर ज़ीरो आ जाएगा। जब ये आंसर ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब तमाम मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा।
यानी कि जो हमने क्रोनिकल डाटा की ये देखें ना, ये अप्लाई किया हुआ है ना, ये वाला यही शर्त हम इधर अप्लाई कर रहे हैं कि अगर एन एन डैश की इक्वल आ रहा है तो 1 आंसर आएगा, अगर नहीं अदरवाइज हमारे पास जो पूरी टर्म है ना वो 0 की इक्वल हो जाएगी। अब ये देखें कि ये 2 कैसे आया। अब इस 2 को हम सोल्व करते हैं। फार्मूला ये लिखते हैं जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो n-1 ये हमारे पास ओके। तो अब यहाँ देखें कि ये क्या है। अब इन n डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो है और 0 रो है, फर्स्ट कॉलम है। n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई n डैश की। अब जो n की वैल्यू क्या है, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो अब ये है वैल्यू ओके। तो अब वैल्यू इधर पुट करती है। n डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास जी 1 है, तो इधर को 1 पुट किया। तो n की वैल्यू क्या है 2 है, तो इधर 2 माइनस 1, तो इसका भी आंसर मान आ गया। अभी देखिए आंसर सेम आ गया, 1 मान आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब n क्या है हमारे पास 2 है, तो ये देखें इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा ओके। तो यही हमने किया है। अब यहाँ देखें कि चलिए इसको लेते हैं, ये 0 कैसे आया, यही हम फार्मूला देखते हैं ऊपर वाला ओके। n-1 है। तो अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये है, ये क्या है, फर्स्ट रो, सो 0 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। n हमारे पास जो यहाँ है n डैश हमारे पास सेकंड है, लेकिन कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम है, 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम। तो ये है। अब इधर वैल्यू पुट कर दें कि जो हमारे पास n डैश क्या है 2 की इक्वल है। तो जो हमारे पास ये n की है 1 है, तो n क्या है ये है। तो अब यहाँ देखें कि हमारे पास ये 0 आ रहा है, अभी इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये तमाम 0 होगी टर्म। तो अब ये इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगी, तमाम 0 हो जाएगी, इसलिए हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया है ओके। सिमिलरली हमारे पास ये कैसे आया, अब ये देखें हमारे पास क्या है, n की यहाँ वैल्यू क्या है, 0 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। n की वैल्यू क्या है 2 है n डैश की, तो n की वैल्यू क्या है 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम हमारे पास। अब इसकी वैल्यू को इधर पुट करें इस फार्मूले में, तो फार्मूला हमारे पास ये है ओके। तो n डैश क्या है हमारे पास 2 है, और n क्या है 3 है, 3 में से 1 गया, तो हमारे पास 2 आ गया, ये सेम है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास n है, तो इधर n की वैल्यू पुट कर करेंगे हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली यही काम बिल्कुल सेम टू सेम हमने इसके करना है, ये डैगर के लिए ओके, जो मेरे पास ये रेजिंग ऑपरेटर है। अब ये क्या है, इसका आंसर ये आया था, इस इक्वेशन ये थी, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इसका क्या होगा हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि इधर क्या था n था, अब इधर n+1 हो जाएगा। और जो हमारे पास इधर था, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, अब इसमें क्या हो जाएगा n+1, इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हमसे जो गलती पहले भी हो चुकी है वो ये क्या इसको हमने इधर ऐसे लिखना था, ऐसे, ये ऊपर नूर ये नहीं है, स्क्वायर नहीं है, बल्कि इसको हमने ऐसे लिखना था, ये हमारे पास ओके। अब हमने इसको अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। इसको बुक पर आई थिंक 144 का नाम दिया गया है। तो ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप इसे खुद कीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। बिल्कुल आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। जब इसमें भी n-n की इक्वल होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसी की इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब चलिए हम कर ही लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास, इसको मेल चरण हमने यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम इधर लिखते हैं। जो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास रेजिंग ऑपरेटर है, जब इसको हम अप्लाई करेंगे एन पर, स्मॉल एन पर, यानी कि एगन पर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो ये हमारे पास ये है ओके। और बुक पर इसको आई थिंक इसका नाम दिया गया 144 का नाम दिया गया है। अब ये देखिए हमारे पास ये है। तो अब जो मेरे पास क्रोनिकल डेल्टा है, यहाँ देखते हैं जो मेरे पास ये क्रोनिकल डेल्टा है। अच्छा, इसको पहले हम मल्टीपल तो कर लें, दोनों साइड पर हम करते हैं मल्टीपल विद बरा के साथ, और यहाँ डैश आ जाएगा। तो जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये है फॉर्म
ओके, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे है, तो यहाँ इसके साथ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैसे का वैसे ही रहता है, तो ये क्रोनिकल फॉर्म में आ जाता है, तो हमारे पास ये इस तरह फॉर्म बन जाएगी। ओके, ये मेरे पास फॉर्म आ चुकी है, इसको आप इक्वेशन नंबर m का नाम दे दें। वो इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म है वो किस तरह का, वो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ पहले। ओके, ये किसको शो करता है, मैट्रिक्स को शो करता है। अब ये देखिए, इजीली समझ आ जाएगी इसकी। यहाँ क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है और ज़ीरो हमारे पास। इधर क्या आएगा, वन आ जाएगा, ज़ीरो 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 अंडर रूट वन है, तो इधर हमारे पास ये आ जाएगा, इधर भी ज़ीरो ज़ीरो और इधर ज़ीरो ज़ीरो अंडर ये ज़ीरो और ये ज़ीरो। सिमिलरली मेरे पास ये काम चलता जा रहा है। ओके हो गया। अब यहाँ देखें जो मेरे पास ये वैल्यूज़ आई हैं वो कैसे आई हैं, कि सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास ज़ीरो कैसे आई। चलिए इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास ज़ीरो कैसे आया। अब ये देखिए, जो हमारे पास एन डैश की वैल्यू क्या है वो हमारे पास ज़ीरो है, लेकिन जो एन की वैल्यू है हमारे पास क्या है, सेकंड है, यानी कि फर्स्ट रो, ज़ीरो रो है और सेकंड कॉलम है, ज़ीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। अब ये देखें, इधर ही हमें पता चल रहा है कि एन और एन डैश की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो लिहाजा यहाँ आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। चलिए इसको पुट कर दी, इधर पुट करना है तो एन डैश की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो एन की वैल्यू क्या है, टू है, तो इधर वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, इधर टू पुट करेंगे इसकी वैल्यू थ्री बन जाएगी, तो आंसर बराबर नहीं ना आ रहे। तो जब हमारे पास एन एन डैश की इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर ज़ीरो ही आएगा। ओके, ये देखिए ना, जब एन एन डैश इक्वल नहीं तो आंसर ज़ीरो आएगा। अब यहाँ देखिए, ये हमारे पास अंडर रूट वन कैसे आया। अब यहाँ जो हमारे पास एन डैश की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वन है, यानी कि फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है और ज़ीरो कॉलम है हमारे पास, इस तरह है। अब इसकी वैल्यू को इधर पुट करें, तो पुट करें कैसे, कि इसकी वैल्यू इधर पुट किया हमारे पास क्या आ गया, वन आ गया, इसकी वैल्यू इधर पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, तो ये भी क्या आ गया, वन वन आ गया, तो ये क्या है, सेम आ गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा मुकम्मल का। तो इसका यहाँ एन है, एन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो इस वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट वन है, अंडर रूट वन आ गया इधर, तो अब ये वन इस अंडर रूट वन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अंडर रूट वन ही आ जाएगा आंसर। ओके, अब ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, अब ये अब इसको देख रहे हैं, अब ये ज़ीरो कैसे है, यहाँ एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो है ना, तो हमारे पास ये आ गई, तो हमारे पास जो कॉलम है क्या है, ज़ीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है। अब यहाँ ही देख लें कि हमारे पास, चलिए इसको वैल्यू को इधर पुट करते हैं, देख लेते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं। मैं फार्मूला अगेन लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। ओके, तो अब देखें जो हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू क्या है, एन डैश की वैल्यू वन है, इधर वन पुट की, तो इधर एन की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो थ्री ये पुट की, तो हमारे पास ये आ गया। और ये देखिए सेम नहीं आंसर आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब ये देखें, यहाँ जो हमारे पास एन डैश की वैल्यू क्या है, यानी कि ज़ीरो का रो, फर्स्ट रो सेकंड रो है, और एन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, वन है, तो अब इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं तो देखें आंसर आता है या नहीं। तो हम फार्मूला लिखते हैं, सबसे पहले फार्मूला हमारे पास ये है। ओके, तो अब यहाँ देखें, ये एन क्या है, एन डैश क्या है हमारे पास, टू है, और एन क्या है हमारे पास, वन है, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये टू टू आ गया, इसका मतलब ये है कि इसका वन वन आंसर आ गया। अब यहाँ एन क्या है हमारे पास, वन है, तो इधर पुट किया वन को, तो हमारे पास ये आ गया। ओके, जब इसको हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, और यही हमने लिखा हुआ है, ये देखें। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स हम दो फार्मूलिज्म अप्लाई करते हैं। ओके, एक जो हमारे पास फार्मूलिज्म है वो हमारे पास कहलाता है वेव मैकेनिक्स,
और सेकंड हमारे पास कहलाता है हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स। हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स ये कहलाता है। अब जो वेव मैकेनिक्स है इसमें हम यूज़ करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। ओके, यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, अगर हम अलोंग एक्स एक्स ले रहे तो इधर एक्स आएगा। ओके, तो ये है हमारे पास, इसकी मदद से हम सोल्व करते हैं जो क्वांटम प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, जो हमने सेकेंड थर्ड चैप्टर या चौथे चैप्टर अभी तक लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से सॉल्व किए हैं। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म लिखते हैं तो हम उधर हम क्या यूज़ करते हैं, हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह आज हमने वीडियो देखी है तो हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, तो ये हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स है। तो क्वांटम प्रॉब्लम्स को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, और यानी कि क्वांटम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।